गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अभी हमारा जो डिस्कशन है आरआरबी जेई और आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए, इसकी क्वेरी काफ़ी हैं क्योंकि आरआरबी जेई का फिर कल एक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही थी कि 30 जुलाई को इसका एप्लीकेशन जो है फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो ये दो एग्ज़ाम के लिए बेसिकली आरआरबी जेई और आरआरबी एनटीपीसी, इनके लिए हम बात करेंगे। तो जिसकी जो भी क्वेरी है वो यहाँ पर पूछ लीजिएगा। यूट्यूब में जिसका जो कंसर्न होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वहीं पर मैं रिप्लाई कर दूंगा। आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, ये दो एग्जाम। तो आरआरबी जेई के लिए या आरआरबी एएलपी एनटीपीसी, इन एग्जाम के लिए आरोहण पर पहले ही हमने बैच शुरू कर दिया था। हल्का सा जब आइडिया लगा था कि उम्मीद है कि इस बार ये वैकेंसीज आएंगी, पहले हमने बैच शुरू कर दिया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है स्टार्ट अर्ली। जितनी पहले तैयारी शुरू करेंगे उतनी जल्दी सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर चुके होंगे। बाकी लोग जब तैयारी शुरू करेंगे तब आप रिवीजन मोड में आ गए होंगे या 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। और आप एक एक फॉर्म का वेट मत करिए। हर एग्जाम को आप चेंज नहीं कर सकते, फॉर्म कब आएगा कब नहीं आएगा। कई सारे एग्जाम हर साल नहीं होते। आप सिंपल ये कर सकते हैं, जिस तरह के एग्जाम आप दे रहे हैं, टेक्निकल या नॉन टेक जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, उसमें जो कॉमन सिलेबस है वो पढ़कर रखिए। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं आपको, जो कॉमन सिलेबस है वो पहले पढ़ के रखिए, उसका बेनिफिट अब आपको नजर आएगा। कॉमन सिलेबस का मतलब हो गया, ज्यादातर एग्जाम में एप्टी, रीजनिंग, जीएस, कोई भी सिलेबस उठा के देख लो, मैक्सिमम एग्जाम पहले डिसाइड कर लें टेक्निकल या नॉन टेक कौन सा पेपर आपको देना है। उसमें भी आप देखेंगे ज्यादातर एग्जाम में आपका टेक्निकल जहां पर आता है, टेक्निकल के अलावा जीएस, एप्टी, रीजनिंग, ये तीन एरिया तो ज्यादातर एग्जाम में आते ही हैं। तो एक एक फॉर्म को चेज करने की बजाय कि आप बार बार वही चीजें अलग अलग नाम के बैच से पढ़ें, बेहतर है कि कॉमन एरिया पढ़कर रख लें। जब फॉर्म आएगा तब तक ये चीजें आपकी तैयार होंगी। इसी स्ट्रेटजी को टारगेट करके, मैं इसी चीज को पॉइंट आउट करके हमेशा हम बैच पहले शुरू कर देते हैं। तो आरआरबी जेई का ये न्यूज में चल ही रहा था, बार बार आ रही थी बात कि इस साल होने वाला है। बैच हमने शुरू भी कर दिया था, बैच शुरू भी हुए, 1 महीने लगभग होने वाला है। और आरआरबी एनटीपीसी एएलपी का तो पहले ही हमने आरोहण पे बैच कराया था। अभी जो लाइव क्लासेस चल रही हैं वो एक्सेस भी इनको दे दिया गया है। तो एक एक करके मैं सारी चीजें बताऊंगा। पहले हम देखें, सबसे पहले हम बात कर लें आरआरबी जेई को लेकर। सबसे पहला डिस्कशन आरआरबी जेई को लेकर। आरआरबी जेई जैसा कि हम जानते हैं, इसमें इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू इसमें नहीं है। सबसे पहले आपका सीबीटी 1 का पेपर, ये होता है 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आएंगे। 1/3 नेगेटिव होगा, 0.33 इतना नेगेटिव होता है। 0.33 नेगेटिव, 1/3 नेगेटिव, 0.33 कह लो या 1/3 कह लो, 1/3 नेगेटिव। तो आरआरबी जेई इंटरव्यू नहीं होता। सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स में, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है इसमें। 100 क्वेश्चन में आपका जो पूछेगा, इसमें आपका देखो, एक तो इन्होंने लिखा है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ये बेसिकली 10th क्लास तक की जो मैथ्स की बुक है, सोर्स अगर फॉलो करना है तो एनसीईआरटी को ध्यान में रख सकते हैं। सोर्स अगर ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी को ध्यान में रख सकते हैं। और अप टू 10th क्लास मैथमेटिक्स, अप टू 10th क्लास, ये बेसिकली मेजॉरिटी एरिया इसका एप्टीट्यूड वाला है। मेजॉरिटी एरिया इसमें एप्टीट्यूड है। जैसे बॉड मास का क्या नियम होता है, फ्रैक्शन, डेसिमल, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारा आपको 10th तक की एनसीईआरटी में 7th, 8th, 9th, 10th 3-4 क्लास का देखोगे, उसमें आपको एप्टी के बहुत सारे चैप्टर मिल जाएंगे। मैथ्स का जो एरिया, कोर मैथ्स वाला एरिया, इसमें ट्रिग्नोमेट्री है,
कोर मैथ्स वाला, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये कुछ एरिया है जो कोर मैथमेटिक्स वाले हैं, बाकी तो ये एप्टीट्यूड है। ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, ये सब एरिया कोर मैथमेटिक्स वाले हैं, बाकी पोर्शन ज़्यादातर ये एप्टीट्यूड का ही है। मैथ्स के कुछ पार्ट इसमें पढ़ने पड़ेंगे, बाकी एप्टीट्यूड आप पढ़ रहे हो जिस एग्जाम के लिए, उसके लिए भी कॉमन है। तो एप्टीट्यूड तो हमने आरोहण पे भी कराया है, मैथ्स वाला पोर्शन ऐड करना होगा, जो ये कोर मैथ्स वाले टॉपिक है। तो ये हो गई मैथमेटिक्स की बात। और 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, तो ये भी आप देखें कि स्पीड भी ठीक ठाक मेंटेन करना है। 90 मिनट में 100 सवाल करने हैं, तो स्पीड भी यहाँ मेंटेन करना जरूरी है। और एसएससी जेई जो देता है वो सारे बच्चे भी पेपर देंगे। ज्यादातर क्राउड इसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला जो भी है वो सब, तो एग्जाम ज्यादा क्राउड रहेगा, तो कट ऑफ यहाँ पे कम उम्मीद मत करिएगा। जैसे एसएससी जेई में भी कट ऑफ आप बहुत कम एक्सपेक्ट करो तो बात नहीं बनेगी, तो बहुत कम कट ऑफ जाएगी ऐसा नहीं है, कंपटीशन क्राउड काफी रहेगा। अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी काफी टाइम से मिल भी नहीं रही थी, अब धीरे धीरे कुछ वैकेंसीज आ रही हैं जो, तो कट ऑफ कम रहेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। पेपर कैसा भी बना ले, कट ऑफ आप ऊपर की साइड ही मानिए, क्राउड बहुत रहेगा इसमें। ठीक है, तो मैथ्स जो है 10th क्लास तक का, इसके जो क्वेश्चन आएंगे 30 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आपका 25 क्वेश्चन आएगा। 55 क्वेश्चन तो आपका एप्टी रीजनिंग ही हो गया, 25 क्वेश्चन आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। और आसान होता है तो इसमें तो कट ऑफ बढ़ती ही है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे के लिए एप्टी रीजनिंग, और वो भी आसान लेवल का रहता है, तो इसमें तो स्कोर ऊपर ही जाना है। यहाँ पर बहुत स्कोप नहीं है कि कट ऑफ नीचे आ पाए, ये जैसा मर्जी पेपर बना ले, जैसा मर्जी पेपर बना ले, जेई लेवल का पेपर है तो इसको तो बहुत टफ नहीं कर सकते। ये मॉडरेट होगा, और इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत आसान है। ये एरिया है कि जहां पर स्कोर ज्यादा जाएगा। 55 में से 45 क्वेश्चन लोग करके आएंगे, 40-45 करके आएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो गेट वेट दिए होंगे, वो भी ये दे रहे होंगे, तो उनके लिए आसान है ये एरिया। ठीक है, कट ऑफ का मेन खेल कहां पर होगा, तो ये एरिया सबके लिए आसान है, इंजीनियरिंग वाले जो हैं उनके लिए, सबके लिए आसान है ये। तो यहां पर तो अब ये एरिया अगर कोई वीक है किसी का तो परेशानी की बात है। तो यहां तो सारे अच्छा स्कोर करेंगे, एप्टी रीजनिंग में सभी अच्छा स्कोर करेंगे, यहां पर ज्यादा कोई स्कोप, ज्यादा गैप नहीं हो सकता। यहां पर सभी अच्छा स्कोर करेंगे, इसमें ज्यादा अंतर क्रिएट नहीं कर पाओगे। जो खेल होगा असली वो जीएस में होगा। तो 55 क्वेश्चन तो यहां निकल गए, इसमें स्कोर भी लोगों का ऊपर जाएगा भाई। 70%, 60% बच्चा तो ऐसा होगा जो एप्टी रीजनिंग ठीक करके आएगा, अगर वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाला है। खेल असली होगा यहां पर। जीएस में आपके 15 क्वेश्चन है, जीएस में 15 क्वेश्चन है, यहां पर मेन खेल है। और जीएस में भी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, बार बार बोलता हूं मैं, जीएस में भी 15 क्वेश्चन के लिए भी इतने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। और कारण क्या है कि जीएस पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी, सीबीटी 2 में भी है। 15 क्वेश्चन यहां भी हैं, 15 क्वेश्चन सीबीटी 2 में भी हैं। तो इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, अभी मैं पेपर भी डिस्कस करूंगा, पेपर भी बता दूंगा, देखो क्या क्या आया हुआ है। ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड 3 हो गया, चौथा आपका। और हर एग्जाम में जीएस जो आता है उसमें ये चीजें तो पढ़नी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, फिर जीके एंड करंट अफेयर्स हो गया 4। 5वां हो गया आपका आईसीटी, कंप्यूटर बेसिक्स, इसमें आ जाता है। और छठा सब्जेक्ट आपका इसमें हो गया इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इतने सब्जेक्ट हो गए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके, करंट अफेयर, आईसीटी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये 6 सब्जेक्ट। 15 क्वेश्चन के 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, मतलब सिलेबस ज्यादा है, वेटेज रिलेटिवली कम है। 6 सब्जेक्ट, 15 क्वेश्चन, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके, करंट अफेयर, आईसीटी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट। पॉइंट ये है कि पेपर 2 में भी आएगा तो पढ़ना तो पड़ेगा ही है। पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है। पेपर 1 में टेक्निकल है नहीं, सीबीटी 1 में टेक्निकल नहीं आएगा, तो ले दे के नॉन टेक ही पढ़ना है।
अब अगर यहीं पर लैग कर जाएंगे तो पेपर 1 नहीं निकलेगा, तो पेपर 2 की बात कहाँ से आएगी? CBT 1 पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो छोड़ तो आप कुछ भी नहीं सकते इसमें। हाँ, ये है कि GS जितना मैंने करा रखा है उतना अगर कर लोगे तो बाकी किसी से भी ज़्यादा स्कोर कर लोगे, कोई कहीं भी पढ़ रहा हो। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, GS अगर आपने आरोहण पे पूरा कर लिया, आप किसी से भी ज़्यादा करके आओगे GS। कितना मर्जी पेपर टेढ़ा आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपका स्कोर GS में और से बेहतर होगा। अगली चीज है जनरल साइंस। यहां इन्होंने जनरल साइंस GS से अलग सेक्शन बनाया हुआ है। जनरल साइंस यहाँ पे GS से अलग सेक्शन बनाया हुआ है, और यहां पर भी असली खेल है। देखो 30 क्वेश्चन है यहाँ पर। FT आपका 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स वाला 30 क्वेश्चन है, और दूसरा सेकंड हाईएस्ट वेटेज इसका है जनरल साइंस का। 30 क्वेश्चन है, इसका मतलब है लाइफ साइंस और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लाइफ साइंस और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये भी 10th लेवल तक का, अप टू 10th लेवल। तो लाइफ साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री अप टू 10th लेवल, 30 क्वेश्चन। अब GS में, GS के सारे सब्जेक्ट मैंने कराए हैं, ये एरिया भी मेरा, ये वाला एरिया भी मेरा, मतलब जो सेक्शन मैं डिस्कस कर रहा हूं 45 क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे। और यहाँ पे इंजीनियरिंग किया बच्चा हो, कोई हो, टेक्निकल में कितना भी अच्छा हो, FT रीजनिंग में कितना भी स्ट्रांग हो, ये एरिया सबके लिए बराबर है। टॉपर भी होगा वो यहाँ पर स्ट्रगल करता है, ये एरिया है जो कट ऑफ को नीचे लाएगा। ठीक है, यही पोर्शन है जहां पर लोग लैग करेंगे। 45 क्वेश्चन लगभग यही आएगा, 30 आपका जनरल साइंस और 15 क्वेश्चन वहां से। अब ऐसा नहीं है कि कोई आरोहण पे पढ़ेगा तो ही सिलेक्ट होगा, ये सेल्फ स्टडी वाला नहीं कर सकता तैयारी। ठीक है, NCERT सोर्स, अगर कोई अपने से पढ़ रहा है तो NCERT को फॉलो करके चले। अगर कोई सेल्फ स्टडी भी कर रहा है और वो चाहता है सर मैं नहीं कहीं पढ़ना चाहता, मैं अपने से करना चाहता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई IAS का एग्जाम नहीं हो रहा है, अपने लेवल से भी कर सकते हैं। सोर्स NCERT को रेफरेंस मान सकते हैं। लाइफ साइंस के नोट्स मैंने दे ही रखे हैं, NCERT को साथ में रख के चाहे तो कोई पढ़ सकता है। बस अंतर इतना है कि टाइम ज़्यादा लगता है। अपने से पढ़ने में कोई पॉइंट समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई इंजीनियरिंग वाला है उसको बायो पढ़ना मुश्किल है, तो अगर टीचर क्लास में समझा देता है तो टाइम बच जाता है। बस इतना ही कोचिंग का रोल है। 99% एफर्ट स्टूडेंट का ही मानता हूं मैं, कोचिंग का रोल 1% है कि बस वो डायरेक्टेड एक एफर्ट आपको बता दे, डायरेक्शन दे दे कि भाई इस तरीके से टाइम थोड़ा बचा दे। कोई बच्चा भी सेलेक्ट हो रहा है, 99% एफर्ट उसी का, टीचर सबको बराबर पढ़ा रहा है पर सब तो नहीं सिलेक्ट हो जा रहे। तो पॉइंट ये है कि टीचर डायरेक्शन दे रहा है आपको और टाइम थोड़ा सा बचा रहा है। कि बायोलॉजी अब आपको टफ लग रहा है, समझा दिया मैंने तो आपको आसान लगेगा, याद रखना आसान हो जाएगा, थोड़ा बार बार रिपीट करते हैं तो आसान हो जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री ये भी 10 तक का पढ़ना है आपको। आरोहण पर जो लाइफ साइंस का बैच मैंने, जो GS का बैच मैंने शुरू किया था, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि 30 क्वेश्चन जनरल साइंस है। नोटिफिकेशन अब हो रहा है कि 30 जुलाई को नोटिफिकेशन रिलीज होगा, फॉर्म भरना शुरू होगा। उससे पहले आप देखो, लाइफ साइंस आरोहण पे जो RRB का बैच अभी शुरू किया था हमने, जल्दी ही लाइफ साइंस मैंने कंप्लीट कर दिया है। फिजिक्स केमिस्ट्री की 4 क्लास हो गई हैं, 6:30 बजे शाम को लाइव क्लास होती है। 4 लेक्चर फिजिक्स केमिस्ट्री के भी हो गए, 5वां लेक्चर आज है। तो 30 तारीख को फॉर्म आएगा, उससे पहले हम लाइफ साइंस कंप्लीट कर चुके। फिजिक्स केमिस्ट्री में 5 लेक्चर, आज 5वां होगा। 30 तारीख तक आते आते तो 10 से ऊपर लेक्चर हो चुके होंगे, मतलब 4-5 जुलाई से पहले पहले हम ये कंप्लीट कर देंगे। तो 30 क्वेश्चन जो आपके जनरल साइंस का पोर्शन है, ये समस्या पहले ही दूर हो जाएगी। और ये मैं दावे से कह सकता हूं, जैसा मर्जी जनरल साइंस पूछ ले, अगर आपकी क्लास से नहीं आया तो फिर कहीं से नहीं आएगा। यदि आपकी क्लास से नहीं पूछा, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, बट कॉन्फिडेंस होके कॉन्फिडेंट होके कह रहा हूं कि अगर आपकी क्लास से नहीं आया तो कहीं से नहीं पूछेगा फिर, क्योंकि जिसने क्लास की है वो खुद ही बता देगा। या नोट्स अगर उठा के देख लोगे कि किस तरह से हमने पढ़ाया है, बिना देखे तो नहीं जज कर सकते ना, जब नोट्स देख लेंगे या क्लास देख लेंगे तो पता लगेगा कि सर ये बात सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। और उसके बाद आप जितने मर्जी सवाल लगाइए, क्वेश्चन मैं भी करवाता हूं, अपने से भी लगा सकते हैं, उससे पता लग जाएगा सही कह रहे हैं गलत। तो 30 क्वेश्चन तो यहां पर सेफ हो गया। 30 में से मैं ये जरूर कह सकता हूं कि लाइफ साइंस और फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर कितना भी गंदा पेपर पूछ ले, कितना भी खराब पेपर पूछ ले, 30 में से तकरीबन 20 से 24 क्वेश्चन आपको कॉपी से मिल जाएंगे। भाई मेरा जो अनुभव है, जितने साल का जिस तरह का पेपर आता है, कितना मर्जी गंदा पेपर बना ले, 20 से 24 क्वेश्चन आपकी कॉपी से आने की पूरी उम्मीद है मुझे।
एनसीईआरटी वगैरह में भी जो काम की चीजें लेनी है वो सब मैंने ध्यान रखा हुआ है, मैंने उसी हिसाब से कराया हुआ है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन हो सकता है 11-12 के डाल दे, अब 11-12 का फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ने लगोगे एक एक दो क्वेश्चन के लिए, ना वो पॉसिबल है, जेई का एग्जाम है वैसे भी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 11-12 के भी कुछ क्वेश्चन अगर ऐड कर देगा, 2-4 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो हमारा टारगेट 20 से 24 क्वेश्चन भी अगर हम कर ले बहुत है फिजिक्स केमिस्ट्री और ये मिलाकर, ठीक है। बीपीएससी एई में भी जनरल साइंस का वेटेज ज्यादा होता है, इसलिए भी मैंने इसको पहले कराया। लाइव क्लास में भी जनरल साइंस को मैंने पहले इसीलिए रखा कि एई जेई के पेपर में इसका वेटेज ज्यादा आता है, तो जब फॉर्म आ रहा है उससे पहले हम ये फिजिक्स केमिस्ट्री भी पूरा कर चुके होंगे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री कराने के बाद अगला सब्जेक्ट मैं कराऊंगा पॉलिटी। तीसरा सब्जेक्ट जो मैं शुरू करूंगा वो पॉलिटी शुरू करूंगा 4-5 अगस्त फर्स्ट वीक तक फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, फिर पॉलिटी शुरू होगा। अब दूसरी बात है कि सर जो लाइव सब्जेक्ट है क्या सारे लाइव में 1 by 1 होंगे? मैंने पहले भी बोला था कि लाइव में 2 घंटे शाम को क्लास लेता हूं मैं 6:30 बजे, उसके अलावा आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन देने होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने होते हैं, और भी चीजें मैं रेडी कर रहा होता हूं, तो बाकी टाइम में वो भी काम चल रहा होता है। अगर किसी को जल्दी निपटाना है तो मैंने प्रीवियस बैच जो दिसंबर में खत्म किया था उसकी रिकॉर्डिंग भी दे रखी है। ये सब्जेक्ट पिछला बैच जो खत्म किया था अभी दिसंबर जनवरी, उनकी रिकॉर्डिंग भी डाली हुई है और लाइव में 1 by 1 करा रहा हूँ। अभी जो लाइव मैंने शुरू किया था उसमें लाइफ साइंस हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री चल रहा है, उसके बाद पॉलिटी कराऊंगा। तो किसी को जल्दी निपटाना है जीएस तो लाइव सीक्वेंस क्या क्या रहेगा मैंने बताया, एक एक आप रिकॉर्डिंग लेकर चल सकते हो। तो मैं लाइव में एक एक करके करा रहा हूँ, आप एक एक साथ में रिकॉर्डिंग भी कवर कर सकते हो, 8 के 8 जल्दी कवर हो जाएंगे, 6 ये वाले 2 साइंस वाले। तो लाइव में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म करूंगा, पॉलिटी करूंगा। रिकॉर्डिंग अगर आप एक कोई पिछले बैच का लेकर चल रहे हो तो कोई एक सब्जेक्ट आप रिकॉर्डिंग वाला पिक कर लो। लाइव में होंगे 1 by 1 सारे, पर उनमें टाइम लगेगा। लाइव में 1 by 1 सारे कराए जाएंगे पर वो टाइम टेकिंग है। मैं सीक्वेंस एक एक लाइव में लेके चल रहा हूँ, आप एक लाइव के साथ एक रिकॉर्डिंग लेके चल लो, तो आप 3 ही महीने के अंदर 3-4 महीने में पूरा कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि सीबीटी 1 होगा फिर सीबीटी 2 होगा, टाइम अच्छा खासा टाइम लगेगा पूरा प्रोसेस होने में एग्जाम का, ठीक है। अब हमने ये सीबीटी 1 की बात हो गई, सीबीटी 2 की बात कर ले। आरोहन आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट कहां पर दे पा रहा है इसमें, सीबीटी 2 की बात कर लें तो ये आपका ये भी 90 मिनट्स का होगा, पर यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है। 90 मिनट में ही 120 क्वेश्चन आएंगे सीबीटी 2 में, 90 मिनट में ही 120 क्वेश्चन आएंगे सीबीटी 2 में। नहीं सॉरी, ये एनटीपीसी में 90, यहाँ 120 मिनट, एक सेकेंड, यहाँ आपका 120 मिनट 2 घंटे का होता है ये वाला, एनटीपीसी में 90 मिनट के होते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आएंगे, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, मतलब 120 मिनट में 150 क्वेश्चन होंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने की बात है, टाइम कम है क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। इसमें भी जीएस 15 क्वेश्चन, और यहाँ पे बायो नहीं आएगा, लाइफ साइंस नहीं है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, लाइफ साइंस की जगह है फिजिक्स केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन। फिर आपका कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, या आईसीटी का पार्ट है, कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसके 10 क्वेश्चन। और एनवायरनमेंट यहाँ अलग से एक टॉपिक, एनवायरनमेंट नाम से, हालांकि मैं जीएस में एनवायरनमेंट पढ़ाता हूँ, एक टॉपिक ही अलग से एनवायरनमेंट लिख दिया है, 10 क्वेश्चन इस पर, तो 15-15 30 50, और टेक्निकल आपकी जो ब्रांच होगी उसके आएंगे 100 क्वेश्चन। ये रहेगा सीबीटी 2 में 120 मिनट में 150 क्वेश्चन होंगे, 15 जीएस, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग, आईसीटी अलग, एनवायरनमेंट अलग, और टेक्निकल आपके 100 क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी बात है, जीएस के जो 6 सब्जेक्ट मैंने बताए थे उसमें एनवायरनमेंट यहाँ अलग से पूछ रहा है, आईसीटी इसमें अलग से पूछ रहा है, और फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ अलग से लिख दिया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और जीके करंट अफेयर, यहाँ आपका बचा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जीके करंट अफेयर, 4 सब्जेक्ट बचे, क्योंकि लाइफ साइंस नहीं लिख रहा, 6ठा 7वां 8वां टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं, जीएस में 3 ये लिख दिए, और लाइफ साइंस नहीं है तो बाकी 4 यहाँ बचे। टेक्निकल आपका 100 क्वेश्चन, तो 150 क्वेश्चन 2 घंटे में सीबीटी 2।
स्पीड का गेम है, कहने का मतलब है स्पीड का गेम है। तीसरा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चौथा है मेडिकल। इसके बाद आपका बचता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, इंटरव्यू नहीं होता इसमें। तो आप देख लीजिए जीएस का ही मेन खेल है यहाँ पर। अब यहाँ तो पूरा का पूरा जीएस है। सीबीटी 2 में 30 और 50 क्वेश्चन पूरा मेरा एरिया है। तो मैं जो एरिया पढ़ा रहा हूँ वो आपका सीबीटी 1 में 45 100 में से, और सीबीटी 2 में 50 150 में से। तो इसमें आरोहन आपको एडवांटेज दे देगा, इसमें आपको आरोहन सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। और ये एरिया के क्वेश्चन आरोहन से ज्यादा किसी के नहीं फंसेंगे, ये मैं कह सकता हूं। जो लोग पढ़ चुके हैं वो भी ये बता सकते हैं, पहले जो पढ़े हुए हैं कि किस तरह से हम जीएस पढ़ते हैं, तो जो पहले पढ़ चुके हैं वही बता सकते हैं। ये क्लियर है कि कोई कितना भी फीस ले रहा हो, कितना भी पढ़ा रहा हो, आरोहन पर जो कवरेज होगा इन सेक्शंस का, यहां से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है कहीं और से क्वेश्चन बनेगा। अगर कोई 10 कर रहा होगा तो 12 करके आओगे, यहां पर आपको एज रहेगी। और ये वाले सब्जेक्ट मैं ही डील करता हूँ, 8 सब्जेक्ट तो ये वाले मैं ही पढ़ाता हूँ आपको। उसके अलावा एफटी भी हमने 2-2 टीचरों का आरोहन पर दे रखा है, रीजनिंग भी दे रखा है। टेक्निकल में भी जितने मैक्सिमम सब्जेक्ट मैं करा पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। एक बार मैं आपको बता भी दूं, इसमें जो बैच हमने शुरू किया है अभी उसमें चल क्या रहा है वो भी थोड़ा सा आइडिया दे दें। जैसे आरआरबी के 2 बैच हमने बनाए हैं। एक बैच है आरआरबी नॉन टेक वाला, जिसको टेक्निकल नहीं पढ़ना, वो सिर्फ आरआरबी नॉन टेक का मतलब हो गया बस सीबीटी 2 के टेक्निकल को छोड़ दो, बाकी एरिया। एप्टीट्यूड हमने पढ़ाया है, मैथ्स के कुछ टॉपिक आपको पढ़ने पड़ जाएंगे, ट्रिगो, मेंसुरेशन। मैं कोशिश करूंगा कि कोई अच्छे टीचर हो तो वो एरिया कवर कर दें, पर फिलहाल अभी एप्टी वाला पार्ट कवर्ड है इसमें। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं उसमें जो भी एरिया है उसी सीक्वेंस में बना रखा है मैंने, फोल्डर जो बिल्कुल सिस्टमेटिक बना हुआ है। सबसे पहले सीबीटी 1 है, सीबीटी 1 का फोल्डर ओपन करोगे, सीबीटी 1 में आपको उसी ऑर्डर में सब्जेक्ट मिल जाएंगे। सीबीटी 1, उसके बाद सीबीटी 2, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लास्ट में दे दिए हैं। सीबीटी 1, सीबीटी 2, लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस पड़े हुए हैं इसमें। देखो सीबीटी 1 में गए, सबसे पहले जनरल साइंस का फोल्डर। जनरल साइंस में लाइफ साइंस जो अभी हमने जस्ट खत्म किया है, उसके नीचे फिजिक्स केमिस्ट्री 15 जुलाई को हमने शुरू की थी क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री की। फिजिक्स केमिस्ट्री जो पिछले साल कराया था वो भी दे दिया है मैंने। हालांकि जब लेटेस्ट वाला करा दिया तो पिछले वाले बैच की जरूरत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री जो लाइव में भी चल रहा है, 15 जुलाई को शुरू हुआ, पिछले साल जो कराया था वो भी दे दिया, हालांकि जरूरत नहीं है, लेटेस्ट वाला ही देखो बस। मैंने दोनों प्रोवाइड कर दिए हैं, पर लेटेस्ट वाला ही देखिए, पुराने वाले की अब जरूरत नहीं। जनरल साइंस अवेलेबल, फिर जनरल अवेयरनेस, जीएस वाला पार्ट। पॉलिटी तो जो दिसंबर जनवरी के आसपास बैच खत्म किए थे वो सारे लेक्चर दे दिए हैं, 1 by 1 लाइव में भी होगा। तो लाइव में पॉलिटी में करूंगा, आप कोई एक सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग से शुरू कर देना, 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलोगे, जल्दी निपटा लोगे। क्योंकि लाइव सारे के सारे एक बार में जीएस में पूरे नहीं हो पाएंगे, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद पॉलिटी करूंगा, आप एक रिकॉर्डिंग से लेके चलो। पॉलिटी के बाद भी बता देता हूं मैं, पॉलिटी कराऊंगा, उसके बाद हिस्ट्री कराऊंगा, इसी में कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। आप एक रिकॉर्डिंग से कंटिन्यू कर लो, जीके करंट अफेयर जैसे। करंट अफेयर में भी अभी जुलाई तक के क्वेश्चंस वगैरह मैं दे चुका हूं, जुलाई तक भी मैंने कभी परसों क्वेश्चन शेयर किए थे, जुलाई तक के भी क्वेश्चन कवर कर दिए 2024 के। ठीक है, ये हो गया जनरल अवेयरनेस। उसके बाद एप्टीट्यूड रीजनिंग, एप्टीट्यूड 2-2 टीचरों का अवेलेबल है, रीजनिंग भी एक टीचर ने रीजनिंग भी कराया हुआ है। एप्टीट्यूड रीजनिंग कंप्लीट है। एप्टीट्यूड में मैथ्स के कुछ टॉपिक, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ये 2-3 टॉपिक आपको मैथ्स के जोड़ने पड़ेंगे जो अभी हमने नहीं कराए हैं। ट्रिगो, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये 2-3 एरिया आपको जोड़ने पड़ेंगे, बाकी एप्टी हमने करा रखा है, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ये सब कराया हुआ है। तो सीबीटी 1 हो गया। अब सीबीटी 2 में भी जो सिलेबस है उसी तरह से दे रखा है। देखो सीबीटी 2 में भी वैसे ही बना रखा है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आना है, वहां पर कॉमन है, जो पढ़ा रहा हूं वही आएगा। जनरल अवेयरनेस सीबीटी 2 में भी है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन यहाँ अलग से कर दिया है मैंने, आईसीटी अलग से कर दिया है, बेसिक कंप्यूटर आईसीटी अलग से प्रोवाइड कर दिया है बेसिक कंप्यूटर के नाम से। फिर आपका ये नॉन टेक वाला बैच है। और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस में एसएससी, जेई, सीजीएल, आरआरबी की टेस्ट सीरीज जो लास्ट ईयर हुई थी
वो प्रोवाइड कर दी है। प्रीवियस ईयर पेपर दे दिए हैं। प्रीवियस ईयर में आरआरबी जेई के भी पुराने पेपर हैं, आरआरबी एनटीपीसी के पुराने पेपर हैं, एसएससी जेई और सीजीएल के भी पुराने पेपर हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत हैं। जीएस टेस्ट सीरीज एक और दे रखी है। जीएस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं लाइव में कराता हूँ वो सारे क्लासेस दे रखे हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन तो बहुत सारे पढ़े, इतना ही पूरा कर लो, बड़ी बात है। प्लस ये साथ में और ऐड होता जाएगा। इसके अलावा आरआरबी जेई को ध्यान में रख के कम से कम मैं खुद रेडी करूंगा 8 से 10 टेस्ट मेरा प्लान है जो मैं खुद से बनाऊंगा। और जो बैच कोर्स है उसमें अवेलेबल तो रहेगा ही, अलग से भी टेस्ट सीरीज कर देंगे। किसी को आरोहण का कोर्स नहीं करना, टेस्ट सीरीज करनी हो टेस्ट सीरीज कर ले, बैच में तो अवेलेबल रहेगा। बैच कोर्स वाले को टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है। तो 8 से 10 टेस्ट मैं प्लान करूंगा, जो मैं खुद बनाऊंगा वो इसमें दूंगा मैं आरआरबी जेई में। बैच कोर्स वालों को जरूरत नहीं है, अलग से टेस्ट सीरीज रहेगी, चाहे वो कर सकता है। बैच कोर्स में नीड नहीं है। एक और बात, अगर कोई एक एक सब्जेक्ट इंडिविजुअल करना चाह रहा है, खाली फिजिक्स केमिस्ट्री कर ले, खाली लाइफ साइंस कर ले, वो भी अवेलेबल है। पर 2-3 सब्जेक्ट अलग अलग करने की बजाय उससे सस्ता तो बैच कोर्स पड़ेगा। अगर किसी को 3 या 3+ अलग अलग कोर्स करने पड़ रहे हैं, उसकी फीस कैलकुलेट करोगे, आरआरबी जेई के बैच कोर्स की फीस कैलकुलेट करोगे, आरआरबी जेई सस्ता पड़ेगा बैच कोर्स। उसमें सारी चीजें अवेलेबल है। बैच कोर्स वाले को अलग से कुछ नहीं एनरोल करना है। हालांकि मैंने सारी चीजें अलग अलग भी दे रखी है, किसी को सिंगल मॉड्यूल करना हो तो बैच कोर्स वाले को अलग से कुछ नहीं करना, उसमें सारा अवेलेबल है। कोई टेस्ट सीरीज करना चाहे, अलग से भी टेस्ट सीरीज रहेगी। बैच कोर्स में तो पूछो ही मत, बैच कोर्स में तो सारा रहेगा ही रहेगा। बैच कोर्स वाले को अलग से कुछ नहीं करना, अलग से भी चीजें अवेलेबल हैं। अलग अलग किसी को 1-2 चीज करनी तो सस्ता पड़ेगा। 3 या 3 से ज्यादा चीजें एनरोल कर रहा है, उससे सस्ता तो बैच कोर्स ही है भाई। अलग अलग एक मॉड्यूल अगर 1000 रुपए का भी होगा तो आरआरबी का बैच कोर्स ही 2600-2700 के आसपास का है, तो वो ज्यादा सस्ता है। और कंटेंट जब आप देखोगे, 2700 रुपये फीस कुछ भी ज्यादा नहीं है जितना कंटेंट है। कंटेंट पूरा करने के बाद तुम देखोगे कि बाकी जगह कितनी फीस में क्या कंटेंट, और यहाँ कंपेयर कर लेना। अगर तुम्हें 3 गुने का अंतर ना मिले तो मेरे से कहना। जितनी चीजें मैं जिस कॉस्ट में प्रोवाइड करूंगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ कॉस्ट तो रखनी पड़ेगी, बैकएंड टीम भी है, फैकल्टी भी हायर करने पड़ रहे हैं, काम भी इसमें काफी है। ऐसा नहीं होता कि चीजें बनी बनाई जैसे दिखती हैं उसमें एफर्ट नहीं, पीछे बहुत एफर्ट लगते हैं उसके अंदर। चाहे आरोहण की वेबसाइट मेंटेन करनी हो, ऐप मेंटेन करनी हो, स्टाफ मैनेज करना हो, तो जीरो प्राइस तो नहीं हो सकता। उसके बाद भी यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मैं जो मेरी कैपेसिटी प्रोवाइड में कर देता हूँ, जीरो नहीं कर सकता मैं, ये क्लियर बात है। जितना कम हो सकता है उतना मैंने बताया, ठीक है। और आरआरबी जेई की जो फीस है वो ऑलरेडी डिस्काउंट करके डायरेक्ट जो प्राइस होना चाहिए वही रखा गया है। आप खुद देखो 2700 के आसपास आरआरबी नॉन टेक की फीस है, और केवल इसमें 1000-1200 रुपए जोड़कर ही टेक्निकल भी ऐड कर दिया। सिविल के इतने सारे सब्जेक्ट, मैकेनिकल के सब्जेक्ट जो 1000-1200 रुपए फीस में ही ऐड कर दिए गए हैं। और बाकी जगह उतना कंपेयर करिएगा कितनी फीस है। टेक्निकल नॉन टेक बैच में खाली 1000-1200 का अंतर है, और सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट का अंतर है। 1000-1200 रुपए में टेक्निकल इतने सारे दे दिए हैं, तो टीचर को तो पे करना पड़ेगा। टीचर ऐसे तो नहीं पढ़ा देंगे। एक तरफ आप डिमांड करोगे सर ये करवा दीजिए, और जब करवाइए किसी को हायर करिए, पे करिए, तो आप कहोगे फीस मत बढ़ाइए, उसका कुछ चार्ज मत करिए। वो तो नहीं हो सकता। आप खुद भी अगर प्लेटफॉर्म चला रहे होगे तो आप भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। और इतना कॉमन सेंस सबको है। ये अलग बात है कि हर कोई चाहता है कि सब कुछ फ्री हो जाए, चाहे टीचर अपने घर से लगाए, पर हर चीज की कुछ कॉस्टिंग आएगी। ऐसा नहीं हो सकता मैं मिनिमम कर सकता हूं, उसको जीरो नहीं कर सकता। क्योंकि किसी स्टूडेंट से ही कहूं कि 3 महीने आरोहण पे फ्री काम करो तो नहीं करेगा। तो जो टीचर होंगे उनकी भी फैमिली है, उनके भी खर्चे होंगे, तो जीरो कॉस्ट पे तो कोई नहीं आएगा। बहुत क्लियर कट बात है। हाँ, मैं कोशिश ये जरूर करता हूं कि मिनिमम कॉस्ट जो कर सके उस पर हम कर दें। अब दोनों का कंपैरिजन देखिए। आरोहण का नॉन टेक बैच आरआरबी का 2700 के आसपास होगा, और टेक्निकल वाले में 1000-1200 का अंतर है केवल। और टेक्निकल सब्जेक्ट कितने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सामने सामने क्लियर रहे बात तो ज्यादा अच्छा है, कि बाद में आप अपने आप से कमेंट करें या देखें कोई कह रहा फीस ज्यादा है। ये मैं पहले आपको यहाँ चेक करा देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़े फिर। देखो ये है फुल बैच कोर्स। एक तो आरआरबी नॉन टेक वाला कोर्स था जिसमें सिर्फ नॉन टेक है, वो ये वाला था, ओनली नॉन टेक। फीस इसकी 2650 आ रही है। फुल कोर्स जो है इसमें सब कुछ सेम है, केवल टेक्निकल सब्जेक्ट का अंतर है। सारा कुछ सेम है, सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट इसमें अंतर आएगा।
सारा कुछ सेम, केवल अंतर आ जाएगा टेक्निकल सब्जेक्ट का। तो टेक्निकल अभी इसमें जो जो मैं करा चुका हूं, जो जो सब्जेक्ट हो चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूं एक बार, कि पहले ही क्लैरिटी रहे। और जिसकी जो भी क्वेरी हो अभी पूछ लें, या कोई डाउट हो यूट्यूब में जब लेक्चर जाएगा तो वहां पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो पहले आप पूछ लीजिएगा। तो इसकी फीस 3900 है, लगभग 1200 का अंतर आ रहा होगा दोनों में। टेक्निकल इसमें काफी ऐड हुए हैं, ये रीजन है। और ये दो बैच के अलावा आरआरबी नॉन टेक और आरआरबी फुल कोर्स के अलावा बाकी जिस भी बैच की जो फीस दिखा रहा है उस पर 35% ऑफ ऑलरेडी कर रखा है। इसके अलावा आरोहन का जो भी बैच है, स्टेट पीसीएस वाले, सीजीएल वाला और जितने एनडीए वाले जितने बैचेस हैं बाकी, उन सब पे 35% फ्लैट ऑफर ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, ओनली टेक्निकल बैच, किसी को ओनली मैकेनिकल का बैच करना है, ओनली सिविल का बैच करना है, उस पर भी ये ऑफ है। तो आरआरबी बैच का ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पे लिखा हुआ है, इसलिए फिर उसमें और नहीं जोड़ा। बाकी जो भी बैच है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। देखो सीबीटी 2 वाला जो है टेक्निकल वाले में, ओपन हो रहा है, इसमें वीडियो इतने सारे हैं। अभी इसमें सिविल के काफी सब्जेक्ट हो चुके हैं, मैकेनिकल के भी हो चुके हैं। सिविल में थोड़े बहुत हैं, मैकेनिकल में 3-4 सब्जेक्ट रह गए हैं। देखो ये रहा टेक्निकल सब्जेक्ट का फोल्डर, ये है। टेक्निकल में एक सिविल का फोल्डर बना हुआ है, एक इलेक्ट्रिकल, एक मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट अभी नहीं हुए हैं। सिविल में फिलहाल मैं आपको बता दूं, सिविल में आरसीसी कंप्लीट है, फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट है, नोट करना और नोट कर लीजिए, आरसीसी कंप्लीट, फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट सिविल में। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 3, स्ट्रक्चर कंप्लीट 4, सोम 5, मैकेनिक्स 6, ओपन चैनल फ्लो 7, सर्वे 8 और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीपीएम पट वगैरह का टॉपिक यहाँ पे मैंने कराया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। इतने टॉपिक आपके रेडी है। सर्वे में एक क्लास बची है, आज या कल में खत्म हो जाएगा। सर्वे चल रहा है, अभी सर्वे चल रहा है, एक लेक्चर रह गया, आज और कल में खत्म हो जाएगा ये। तो सिविल में आपके सब्जेक्ट जो हो चुके हैं, आरसीसी एफएम 2, इन्वायरमेंट 3, स्ट्रक्चर 4, सोम 5, मैकेनिक्स 6, ओसीएफ 7, सर्वे 8वां, आज ही खत्म हो जाएगा सर्वे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंप्लीट है। इसके बाद इसमें शुरू करने का सोच रहा हूं मैं, बीएमसी करवाने का। इसमें बिल्डिंग मटेरियल में सोच रहा हूं अगला सब्जेक्ट शुरू करा दे, कई एग्जाम में आता है वो। तो सिविल में आपके 7-8 सब्जेक्ट रेडी हैं। मैकेनिकल की बात कर लें, मैकेनिकल में इसमें कितना हो रखा है। मैकेनिकल में देखो, मैकेनिकल में आपका एफएम, मटेरियल साइंस में 7 क्लास हुई हैं। मटेरियल साइंस उम्मीद है इस महीने के लास्ट तक हो जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा है। मटेरियल साइंस चल रहा है, 7 क्लासें हुई हैं, इस महीने के लास्ट तक काफी हो जाएगा। 24-25 घंटे के आसपास का मटेरियल। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो रखा है, सोम हो रखा है। सोम 2-2 टीचरों का अवेलेबल है, जो ठीक लगे वो देख सकते हैं। 2-2 टीचरों का सोम अवेलेबल है, जो जरूरत पड़े देख सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, 25 क्लास हो चुकी हैं, आरएसी के 12 लेक्चर हो गए हैं। थर्मो और आरएसी चल रहा है, अभी ऑनगोइंग है इसमें, थर्मो, आरएसी, मटेरियल साइंस। तो सारी चीजें पहले ही क्लियर हैं, ये सब देख के ज्वाइन करिएगा जिसको जरूरत है, नहीं है। एफएम, मटेरियल साइंस 2, मैकेनिक्स 3, सोम 4, थर्मो 5, आरएसी 6, जिसमें थर्मो आरएसी चल रहा है। थर्मो के 25 क्लास हो गए, 25 लेक्चर, आरएसी 12 और मटेरियल साइंस ऑनगोइंग है। 3 सब्जेक्ट ऑनगोइंग है इस महीने में। थर्मो जल्दी खत्म हो जाएगा, आरएसी भी। मटेरियल साइंस 10-15 दिन लग सकते हैं, वो टीचर की अवेलेबिलिटी की बात है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल में भी कुछ सब्जेक्ट कवर है, 4-5 सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल में भी रेडी हैं। 4-5 सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल में भी हैं। तो फोल्डर चेक कर सकते हैं, फोल्डर से आपको पता लग जाएगा किसमें क्या कराया हुआ है। ये हो गया आपका आरआरबी जेई की बात। टेक्निकल
जो सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, कोई बच्चा पूछे कि भाई अलग से भी है क्या, ओनली टेक अवेलेबल है? ओनली टेक अवेलेबल है, और मैं रिकमेंड करूंगा फुल बैच कोर्स, ज्यादा सस्ता पड़ेगा। नहीं तो टेक्निकल करने के बाद फिर से नॉन टेक करोगे तो अननेसेसरी ज्यादा कॉस्ट आ रही है। सिंगल बैच में सब अवेलेबल है, उसको ध्यान में रख के कॉस्ट मिनिमम की गई है। टेस्ट सीरीज मैंने बताया, जो मैं सोच रहा हूँ बनाने का, 8-10 टेस्ट बनाऊंगा आरआरबी जेई के। फुल बैच कोर्स को भी रहेंगे, नॉन टेक वाले को भी रहेंगे। पर इसमें जो मैं टेस्ट बनाऊंगा, मैं उसमें टेक्निकल नहीं बनाऊंगा भाई। टेस्ट जो मैं 8-10 टेस्ट ऐड करने को बोल रहा हूँ, उसमें नॉन टेक का पूरा बना दूंगा। मैपटी रीजनिंग है, जीएस है, वो मैं बना दूंगा। मैं टेक वाला टेस्ट नहीं बोल रहा हूँ। टेक के सब्जेक्ट हमने जरूर करा दिए, अब मैं टेक के टेस्ट बनवाना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ी सी भी कॉस्टिंग भागेगी फिर आप कहोगे सर कॉस्ट बढ़ रही है। तो मैं अननेसेसरी वो बर्डन नहीं लूंगा कि मैं टेक के भी फिर टेस्ट ऐड करने लग जाऊं उसमें, क्योंकि उसी कॉस्ट में आप चाहोगे फिर ये भी ऐड करें, फिर किसी को हायर करें तो पे करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं नॉन टेक के टेस्ट में बना के ऐड कर दूंगा बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के, जो मुझे खुद काम करना है। पर टेक अगर ऐड करने को बोलोगे फिर किसी को लाना पड़ेगा, फिर वो कॉस्ट में ऐड होगा। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ अननेसेसरी कॉस्टिंग का इशू है। और टेक के ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होंगे। जेई के पुराने पेपर, एई के पुराने पेपर, वो सब लगाओ जितने ज्यादा हो सकता है। एसएससी जेई, आरआरबी जेई, पुराने जितने पेपर मिल जाएं, यूपीपीएससी, एई, टेक्निकल, वो सॉल्व कर लो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि लेवल उसी तरह का रहेगा, एग्जाम का लेवल उसी तरह का रहेगा। अब आता है आरआरबी एनटीपीसी। आरआरबी एनटीपीसी में तो जीएस ही मेन है, वहां तो मेन खेल ही जीएस का है। आरआरबी एनटीपीसी का बैच जो आरोहन पर अवेलेबल है, वो आरआरबी एएलपी एनटीपीसी एक ही नाम से है। वो बीपीएससी एई का बैच यहाँ पर है। बीपीएससी एई में तो टेक्निकल भी जो मैंने बताए सारे डाल दिए हैं, नॉन टेक अवेलेबल है ही, इसमें काफी चीजें अवेलेबल है बीपीएससी एई में भी। तो कंटेंट के मामले में मुझे नहीं लगता कि इतने अफोर्डेबल प्राइस में कंटेंट इससे ज्यादा कोई देगा। मैं सामने चेक भी करा रहा हूँ आपको कि क्या चल रहा है, क्या इनकम्प्लीट है, क्या कंप्लीट है, वो भी देखो। ये आरआरबी एएलपी वाला है। और 35% ऑफ मैंने बताया आरआरबी जेई को छोड़कर सारे बैचों पर है, कोई भी बैच हो इस पे भी 35% ऑफ है। आरआरबी एएलपी, आरआरबी एनटीपीसी वाला बैच ये है, एएलपी एनटीपीसी के लिए। अब जेई के लिए अलग से बैच बना दिया है, तो इसको जेई के लिए करने की जरूरत नहीं है। जेई का बैच मैंने अलग से बना दिया है, तो इसको जेई के लिए जरूरत नहीं है। एएलपी एनटीपीसी ये इससे कवर हो जाएगा। इसमें भी कंटेंट आप देखेंगे, पिछला बैच जो कंप्लीट कराया वो सारा एक्सेस तो दे ही दिया है। अभी जो मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा हूं वो लाइव एक्सेस भी इनको दे दिया है। बिल्कुल लास्ट में फोल्डर देखोगे तो लाइव क्लास का एक्सेस भी इनको दे रखा है। जो पिछला बैच कंप्लीट कराया था वो सारे सब्जेक्ट तो करा ही दिए थे, इनको उल्टा इंग्लिश भी दे दिया, हिंदी भी दे दिया, रीजनिंग, एप्टी, ये सब अवेलेबल है। और बिल्कुल लास्ट में लाइव क्लासेस अभी जो चल रही हैं 2024-25 वाली, वो एक्सेस भी इनको दे रखा है। तो पिछला बैच कराया वो भी पूरा अवेलेबल है, नया चल रहा है वो भी इनको एक्सेस दिया हुआ है। तो दोनों बेनिफिट है इस बैच के लिए। तो एनटीपीसी वाला है वो इसको कर सकता है। एनटीपीसी वाला एग्जाम भी 2 स्टेज में, सीबीटी 1, सीबीटी 2। आरआरबी एनटीपीसी यहाँ पे भी 1/3 नेगेटिव, सीबीटी 1, सीबीटी 2, 2 स्टेज में है। दोनों ही 90 मिनट्स के हैं, ये भी 90 मिनट्स, ये भी 90 मिनट्स। जेई वाले में जो होता है वहां टाइमिंग अलग है, यहाँ पे 90-90 दोनों बराबर टाइम के हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखेंगे, यहां पर आते हैं 100, यहां आते हैं 120। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर 100 है, यहां 120 है। टाइम बराबर है, निगेटिव मार्किंग उतनी ही है। नंबर ऑफ क्वेश्चन एक में 100, एक में 120। तो इसमें जीएस मैथ्स और रीजनिंग, ये तीन ही एरिया है। 40 क्वेश्चन जीएस, 30 मैथ्स मतलब एप्टी और 30 रीजनिंग। 40 जीएस, 30 मैथ्स और 30 रीजनिंग, 100 क्वेश्चन ये एरिया से हैं। और यहां पे हो जाएगा 50, 35, 35। यहां पे हो जाएगा जीएस 50, मैथ्स 35 और रीजनिंग 35। 70, 50, 120 क्वेश्चन हो गए। तो आरआरबी एनटीपीसी में तो जीएस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। पेपर 1 40 क्वेश्चन, पेपर 2 में जीएस के 50 क्वेश्चन। तो जो मैं बार बार चिल्ला के आपसे बोलता रहता हूं, भैया जीएस एप्टी रीजनिंग पढ़ के रख लो, फिर कोई पेपर आएगा, फॉर्म का वेट करोगे, पढ़ने बैठोगे, सब्जेक्ट ही पूरा नहीं कर पाओगे। अंतर इसी बात का आ जाएगा। अब आरोहन पे हमने जेई का बैच पहले शुरू कर दिया,
तो नए बच्चे जब फॉर्म भरना शुरू कर रहे होंगे, डेट आएगी, उससे पहले 2 सब्जेक्ट लाइव में आरोहण पर लोग कर चुके होंगे। जनरल साइंस जो बड़ा एरिया है 30 क्वेश्चन वाला, पहले नहीं पढ़ चुका होगा यहाँ। फिर क्वेश्चन लाइव में भी सॉल्व करवाता हूँ मैं, सॉल्व पेपर भी दे रखे हैं। एक आध पेपर जरा दिखाता हूँ मैं आपको, एक आध पेपर देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, नेचर भी पता लग जाएगा। हालांकि इन्होंने वेटेज साफ साफ दे रखा है किस एरिया से कितने क्वेश्चन पूछेंगे। आरआरबी के पेपर जो है पुराने वाले, जेई और एनटीपीसी, टेलीग्राम वेबसाइट आरोहण के सब पे डलवा दिए थे मैंने कल भी। और आरोहण के कोर्स में चले जाओगे आरआरबी नॉनटेक वाले में, वहां से भी पेपर डाउनलोड कर सकते हो। आरआरबी नॉनटेक वाले कोर्स में चले जाएंगे, सबके लिए पेपर ओपन है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। आरआरबी का पेपर जरा ये वाला देखें, एनटीपीसी या पहले जेई का देख लेते हैं पेपर। 2019 में जो पेपर हुआ था, एक पेपर देख के अंदाजा लग जाएगा भाई किस तरह का नेचर आना है। और पेपर जरूर देखो, जितने पेपर दे रखे हैं कम से कम एनालाइज तो कर लो उनको कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। और एक बात और ध्यान रखिए, जनरल साइंस जो मैं बोल रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप इसमें आईसीटी को भी ऐड कर लेना। कई सारे टॉपिक हैं जो मैं आईसीटी में पढ़ाता हूं, उनको भी ऐड कर लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और आईसीटी ये जोड़ लोगे तब ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपके। इसको ऐड कर लेंगे तब क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। देखो किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, 2019 वाला पेपर है ये। एक पेपर पलट लें, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब जैसे ये हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कुमार को LVN BS लिखा है, उसी हिसाब से इमोशनल के लिए क्या कोड बनेगा। ये हर एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चनों में इस तरह का आता है। तो पेपर टफ नहीं है, पेपर आसान है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किसके प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है। कुछ फार्मूला पढ़ते थे, रो L बाई ए करके कुछ फार्मूला था रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बीच में, L बाई ए टर्म आती थी। सीधा क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद देखो लिख रहा है ना, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ आंसर भी दे रखा है। रो L बाई ए फार्मूला पढ़ते थे तो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। 2019 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा विलय किसके साथ किया गया। इसके बाद दिए गए विकल्पों में असंगत टर्म को चुनो, ऑड वन को निकालना है अलग। प्याज इसमें से क्या होती है, स्टेम होता है, रूट होता है, 50 बार बताया हुआ स्टेम है। लहसुन, प्याज, आलू स्टेम के रूप हैं, साफ साफ क्वेश्चन आया हुआ। फिर आपका द आउटर मोस्ट फाइब्रस कोटिंग आई, आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं। 3 लेयर होती हैं आई में, पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा ये कोडिंग का क्वेश्चन है। तो पेपर आसान है, टफ नहीं है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। फिर आपका कौन क्रिकेट से संबंधित नहीं है, राइडर कप, एसेज, रणजी ट्रॉफी पढ़ा रखे हैं सब। गोल्फ के कौन से होते हैं, गोल्फ वगैरह में कौन से होते हैं, राइडर कप, वॉकर कप पढ़ाया हुआ है। सीधे क्लास के क्वेश्चन है, पेपर में आप देख रहा हूं डायरेक्ट क्वेश्चन जीएस के आपके। जूम कर दें इसको, पेपर दे रखा है, पेपर निकाल लो, देख लो क्वेश्चन, तो सामने पलट भी लो। क्वेश्चन बहुत आसान है, टफ नहीं है पेपर। और जो जौन सा मर्जी पेपर ओपन कर लो, आप कोई भी पेपर ओपन कर लो, पेपर टफ नहीं आएगा। कोई जेईई लेवल का है ना, सिविल सर्विसेज तो है नहीं। फिर आपका ये एप्टी रीजनिंग, ये रीजनिंग के क्वेश्चन, ये कोड दे दिया 22@46 का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। डेसिमल इक्विवेलेंट 1/25 का क्या होता है। अब ये कौन नहीं बता पाएगा, बताओ। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। यूनेस्को जो हेरिटेज टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल किसको डिवोटेड है, किसके लिए है, पढ़ा रखा है सब, विजयनगर एम्पायर वगैरह। रंजीत गॉट 2 times as many sum, ये भी रीजनिंग वाला क्वेश्चन। ऑड वन आउट निकालना है। तो आसान पेपर है, टफ नहीं है। अननेसेसरी इसको टफ मत बना दो। ये भी पेपर अगर किसी को टफ लग रहा है ना, तो फिर तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। अगर जेई के लेवल का पेपर भी किसी को बहुत टफ लग रहा है तो तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है, बेटर कुछ और काम कर ले। किसी को सुनने में खराब लग रहा हो तो खराब लगना चाहिए, पहले ही क्लियर हो जाए तैयारी करनी है कि नहीं करनी। अगर ये लेवल का भी तैयारी कोई नहीं कर पा रहा है तो फिर तैयारी नहीं करनी चाहिए, कुछ और करें। इससे आसान पेपर नहीं बनेगा जिंदगी में कभी। कम से कम नॉनटेक इससे सिंपल नहीं पूछने वाला। कोई भी पेपर दोगे कुछ तो पूछेगा, कोई क्वेश्चन तो आएगा। इससे सिंपल क्या पूछेगा।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रम में लेफ्ट टू राइट जाए तो क्या होगा, क्या चीज बढ़ेगी घटेगी, डायरेक्ट कॉपी में लिखाता हूं लाइन है ये। साइंस के क्वेश्चन देखो अच्छे खासे हैं। मैटूर डैम किस रिवर पे स्थित है, ज्योग्राफी उठा लो, कॉपी की लाइन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। अलामाटी डैम, मैटूर डैम सब पढ़ाए हुए हैं। न्यूक्लियर प्लांट में कौन सा मेन फ्यूल यूज करते हैं, यूरेनियम 235, रीजन भी दिया हुआ हाफ लाइफ पीरियड वाला। तो जो जीएस पढ़ चुका है, खासकर मेरे जो स्टूडेंट हैं, पैर से टिक कर देंगे, हाथ से भी जरूरत नहीं टिक करने की, पैर से भी टिक कर देंगे, इतना आसान पेपर है। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, कौन नहीं सॉल्व कर पाएगा यार, आसान है बिल्कुल। और इस बार भी टफ भी बना ले अगर, क्योंकि 19 में हुआ था, मान लो 5 साल बाद होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देगा, तो भी जेई के लेवल का रहेगा। जो आप पढ़ चुके हैं उसकी तुलना में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। रिवर्बरेशन का देखो एक क्वेश्चन आया, सीधा एनसीईआरटी की लाइन है, सीधे एनसीईआरटी की लाइन है, कॉपी में लिखा रखा है मैंने, रिड्यूस रिवर्बरेशन क्या करना होगा। तो पेपर आप देख लीजिए। सबसे पहले जो भी प्लान कर रहा है, जो भी तैयारी करने का सोच रहा है, सबसे पहले वो उस पेपर, जितने पेपर अवेलेबल हैं उनको देख ले पलट के। पेपर जब देख लोगे तो आधी समस्या दूर हो जाएगी, भाई लेवल क्या रहने वाला है। उसके बाद फिर अपने आप से पूछिए मुझे तैयारी करनी है कि नहीं करनी। अगर किसी को ये भी टफ लग रहा है तो बेहतर है तैयारी ना करे, कुछ और काम कर ले, समय वेस्ट ना करे। नहीं तो तैयारी में 3 साल 4 साल निकलते जाते हैं, होता कुछ है नहीं। फिर अपने आप को पहचाने, क्या क्षमता है, क्या मैं मेहनत कर सकता हूँ। इससे आसान पेपर कभी नहीं मिलने वाले हैं कि एसएससी जेई ना दे पाओ, आरआरबी जेई ना दे पाओ। टफ भी आएगा तो सबके लिए आएगा, उतने में आप आराम से अगर बेहतर तैयारी कर रहे हैं उससे अच्छा कर लो। पर आप सोचो कि अब इससे ऊपर तो भाई ईएस का पेपर होगा, गेट होगा, सिविल सर्विसेज होगा, एई होगा, वो सब इससे कठिन होंगे। सीजीएल है वो इससे तो ऊपर होगा लेवल। एनटीपीसी या जेई के लेवल का पेपर अगर नहीं बन पा रहा, फिर बाकी कोई भी पेपर टफ लगेगा। और कौन सा ऑप्शन बचता है मुझे समझ नहीं आता कि जो आपको इससे भी आसान लगे फिर। ठीक है, तो ये सब डिसाइड करके तैयारी जल्दी शुरू करिए, चाहे सेल्फ स्टडी करना हो, कहीं और पढ़ना हो, कुछ करना हो, पर अगर तैयारी करनी है तो तैयारी पहले शुरू करिए। टाइम निकलता जाएगा, एग्जाम के 1 महीना पहले सो के उठोगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर वो 1 महीना भी बेकार गया और होना कुछ नहीं है। पहले से क्लियर कर लो करना क्या है। तो जो भी आरोहण के बैचेस हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। जो जो आरोहण पर अवेलेबल है बता दिया। कोई क्वेश्चन किसी का हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वहां मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो क्लासेस जो है वो लैपटॉप पे भी चलती हैं, डेस्कटॉप पे भी, ऐप के ऊपर भी, कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार भी लेक्चर देख सकते हैं। वैलिडिटी पूछते हैं बच्चे कई बार, वैलिडिटी कितनी है, जिस बैच की जो वैलिडिटी है वो डेट ऑफ इनरोलमेंट से काउंट की जाती है। कुछ बैचों में 15-15 महीने वैलिडिटी कर रखी है मैंने, कि मान लो अभी 8 महीने बाद कोई फॉर्म आ जाए, 10 महीने बाद आ जाए, तो कई बैच 15-15 महीने के लिए वैलिड है। तो उतने टाइम में मुझे लगता है 15 महीने वैलिडिटी काफी है। ठीक है, उतने टाइम में डिसाइड कर लें कि उतने समय में सिलेबस पूरा कर ही लेंगे, 15 महीने कम समय नहीं है। और लैपटॉप डेस्कटॉप सब पे चलेगा। वैलिडिटी काउंट होती है डेट ऑफ इनरोलमेंट से, जब इनरोल करते हैं तब से काउंट होता है। तो आरआरबी जेई वाले बैच को छोड़ के जो डिस्काउंट कूपन वगैरह सारे कोर्सेज पे अवेलेबल है, चाहे कोई सिंगल सब्जेक्ट हो चाहे बैच कोर्स हो। आरआरबी जेई में डिस्काउंटेड करके ही वो प्राइस दिखा रहा है, इतनी सी बात है। अब मुझे लगता है लगभग क्वेरी मैंने रिजॉल्व कर दी है। कोई किसी का क्वेश्चन रहेगा, पेपर मैंने कल भी शेयर कर दिए थे, बता भी दिए कहाँ अवेलेबल है। उसके अलावा कोई किसी का डाउट हो, पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू।